दिल्ली की भीड़भाड़ और शोरगुल से दूर निकलने की तैयारी थी। अमन और प्रशांत दो घनिष्ठ मित्र, जिन्हें अपनी व्यापारिक बैठकों के लिए आगरा पहुंचना था, ने ये फैसला किया कि वे रात के अंधेरे में ही सफर शुरू करेंगे। उनका मानना था कि इस तरह वे सुबह की भागम भाग और ट्रैफिक जाम से बच जाएंगे। ये एक तर्कसंगत व्यावहारिक निर्णय था, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि रात उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। अमन ने अपनी मजबूत एसयूवी को दिल्ली की बाहरी सड़कों पर दौड़ाया। प्रशांत ने अपनी सीट बेल्ट कसी और संगीत चलाने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन अमन ने उसे रोक दिया। नहीं प्रशांत, अमन ने शांत मगर दृढ़ आवाज में कहा, आज गाना नहीं। मुझे ये रास्ता रात में बहुत पसंद है। सन्नाटा और बस हमारी गाड़ी की आवाज, एक अलग सुकून मिलता है। प्रशांत ने कंधे उचकाए और फोन वापस रख लिया। वे दोनों लंबे समय से दोस्त थे और एक दूसरे के स्वभाव से परिचित थे। अमन को रात का सन्नाटा एक अजीब शांति देता था, जबकि प्रशांत को वो हमेशा थोड़ा बेचैन करता था। जैसे जैसे वे शहर की सीमा से दूर होते गए, सन्नाटा और गहरा होता गया। हाईवे पर रोशनी कम हो चुकी थी। आकाश में चांद था, लेकिन वो घने बादलों के पीछे छिपा हुआ था, मानो किसी भयानक रहस्य को छिपा रहा हो। हवा में नमी और एक अजीब सी ठंडी तीखी महक थी, जो किसी भी सामान्य रात से अलग थी। ये महक ऐसी थी जैसे बरसों पुरानी किसी बंद जगह से आ रही हो। लगभग 2 घंटे तक उनकी यात्रा सामान्य रही। वे अपनी पुरानी यादों और भविष्य की योजनाओं पर बात करते रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाईवे के उस विशेष खंड में प्रवेश किया जो सुनसान होने के लिए जाना जाता था, बातचीत धीमी पड़ गई और अंततः रुक गई। मौसम अचानक कितना ठंडा हो गया, प्रशांत ने धीरे से कहा, अपने हाथ मलते हुए। क्या तुमने एसी बंद कर दिया? अमन ने एसी के बटन को छुआ। नहीं, एसी तो बंद है। ये बाहर की ठंडक है, लेकिन ये ठंडक सामान्य नहीं थी। ये हड्डियों तक पहुंचने वाली थी। एक ऐसी ठंडक जो सीधे वातावरण से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य स्रोत से आ रही थी। गाड़ी के अंदर का तापमान तेजी से नीचे गिर रहा था। दोनों ने अपने जैकेट कस लिए, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। सड़क पर दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। अमन की कार की हेडलाइट्स ही एकमात्र रोशनी थी जो अंधेरे के इस अथाह सागर को चीर रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें अपनी सांसों और दिल की धड़कन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इस माहौल में उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि वे इस विशाल अंधेरे हाईवे पर अकेले हैं, और ये अकेलापन भयावह था। अचानक अमन की आंखों ने सड़क के किनारे कुछ देखा। एक धुंधली सफेद आकृति जो सड़क के किनारे अंधेरे में लगभग गायब सी थी। ये एक औरत थी जो एक फटी हुई सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। वो अकेली खड़ी थी उस सुनसान जगह पर। रात के उस भयावह पहर में एक अकेली औरत का होना अपने आप में एक चीखती हुई विसंगति थी। अमन ने अपनी एसयूवी की गति धीमी कर दी। वो देखो प्रशांत, कोई किनारे पर खड़ा है। प्रशांत की नजर भी उस ओर गई। इतनी रात को ये कौन हो सकती है? उसकी आवाज उत्सुकता से ज्यादा डर की थी। अमन ने ब्रेक पर पैर रखा। वो अकेले और असहाय लग रही है। हमें रुकना चाहिए। अमन रुक जाओ, प्रशांत लगभग चिल्लाया। ये हाईवे है, रात का समय है। तुमने कितनी कहानियां सुनी हैं। कभी भी इस तरह रात में सड़क किनारे खड़े किसी भी अजनबी पर भरोसा मत करो, खासकर जब वो इस तरह से खड़ी हो। प्रशांत की बात में तर्क था, लेकिन अमन के मन में दया का एक अजीब आवेग उमड़ रहा था। उस आकृति में कुछ ऐसा था जो उसे रोकने के लिए मजबूर कर रहा था, एक गहरी उदासी और एक असहनीय असहायता। बस 1 मिनट, अमन ने कहा अपनी कार को धीमी करते हुए। अगर वो परेशानी में है तो हम उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। कार उस सफेद आकृति के पास जाकर धीमी हुई और रुक गई। अमन ने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचा किया। क्या आप ठीक हैं? अमन ने पूछा। उसकी आवाज जो पहले आत्मविश्वास से भरी थी, अब थोड़ी कांप रही थी। आपको कहाँ जाना है? हम आगरा जा रहे हैं। वो औरत धीमी गति से गाड़ी के पास आई। उसके चलने का अंदाज अजीब था। वो जमीन पर घिसट नहीं रही थी, लेकिन उसके पैर उठ भी नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रही हो। जैसे ही वो हेडलाइट्स की पूरी रोशनी में आई, दोनों दोस्तों की सांसें थम गई। उसकी साड़ी गंदी और फटी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा धूल और उदासी की एक मोटी परत से ढका हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा भयानक थी उसकी आंखें। वे असामान्य रूप से बड़ी, गहरी और डरावनी थी। उनमें कोई चमक नहीं थी, कोई भावना नहीं थी। वे बिल्कुल खाली थीं, जैसे किसी ने उसके अंदर की आत्मा को निचोड़ लिया हो। प्रशांत की हिम्मत जवाब दे गई। उसने अमन के हाथ को कसकर पकड़ लिया। अमन प्लीज, इसे छोड़ो, चलो यहां से। लेकिन अमन स्तब्ध रह गया था। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उस औरत ने अपनी आवाज निकाली। वो एक फुसफुसाहट थी, लेकिन इतनी तीक्ष्ण कि उनके कानों में चीख की तरह गूंजी।
मुझे आगे छोड़ दो। ये आवाज़ ठंडक से भरी थी, जैसे किसी बहुत पुराने ठंडे कुएं से आ रही हो। ये आवाज़ उस जगह से मेल खाती थी जहां कोई आदमी नहीं होना चाहिए था। अमन एक अजीब वशीकरण के अधीन आर का पिछला दरवाजा अनलॉक कर दिया। प्रशांत ने घबराकर कहा, तुम क्या कर रहे हो? हम हम ये नहीं कर सकते। लेकिन अमन उसे अनसुना कर चुका था। वो औरत धीरे से, लगभग बिना किसी वजन के, पिछली सीट पर बैठ गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, गाड़ी के अंदर की हवा अचानक पूरी तरह से बदल गई। वो पहले वाली ठंडक अब एक बर्फीले एहसास में बदल गई थी। प्रशांत ने महसूस किया कि उसकी स्किन पर छोटे छोटे बाल खड़े हो गए हैं। ऐसा लगा जैसे गाड़ी के अंदर की सारी गर्मी, सारी जिंदगी एक ही पल में चूस ली गई हो। प्रशांत ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पिछली सीट पर कोई नहीं था। सीट खाली थी। वो औरत गायब हो चुकी थी। अमन, वो चली गई। प्रशांत का स्वर विश्वास और भय का एक अजीब मिश्रण था। अमन ने तुरंत ब्रेक लगाया। टायरों की चीख ने रात के सन्नाटे को फाड़ दिया। दोनों गाड़ी से बाहर कूद पड़े और पिछली सीट की तरफ भागे। कहां गई? हमने अभी अभी देखा था, अमन ने हकलाते हुए कहा। उन्होंने कार के अंदर, सीटों के नीचे, बाहर, हर जगह देखा, लेकिन वो औरत कहीं नहीं थी। वो पतली घिसटती हुई परछाई, वो बर्फीली ठंडक और वो डरावनी आवाज, ये सब सच था, लेकिन औरत गायब थी। जैसे ही उन्होंने राहत की एक गहरी सांस ली, एक भयावह आवाज ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। थक थक थक। ये आवाज सीधे ड्राइवर की खिड़की पर आ रही थी। दोनों दोस्तों ने चौंक कर देखा। वही औरत जिसने अभी अभी गाड़ी के अंदर से गायब होकर उन्हें अविश्वास की चरम सीमा तक पहुंचा दिया था, अब गाड़ी के ठीक बाहर खड़ी थी। इस बार वो केवल उदास और खाली आंखों वाली नहीं थी, अब उसका रूप और भी भयानक हो चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था, जो उसके गालों पर धारियां बना रहा था। उसका मुंह एक विकृत, अप्राकृतिक बड़ी सी हंसी में खुला हुआ था, भयानक मुस्कान में फैल गया था। और फिर वो हंसी, एक ठंडी, सूखी, कंपा देने वाली हंसी, जिसमें दर्द और उन्माद भरा था। ये हंसी सीधे उनके दिमाग में गूंज रही थी, उनकी सुनने की क्षमता से परे। अमन और प्रशांत को लगा कि उनकी हड्डियां चूर चूर हो रही हैं। उनकी नसों में खून जम गया। वे दोनों चीखते हुए, बिना सोचे समझे, वापस गाड़ी में घुसे। अमन ने चाबी घुमाई और इंजन दहाड़ उठा। उसने एक्सेलरेटर को पूरी ताकत से दबा दिया और एसयूवी पागलपन की गति से हाईवे पर दौड़ पड़ी। वे अपनी सांसें रोककर, बिना पीछे देखे, मीलों तक भागते रहे। जब उन्हें यकीन हो गया कि वो आकृति पीछे छूट गई है, तो उन्होंने गाड़ी एक सुरक्षित जगह पर रोकी और राहत की सांस ली। लेकिन उसकी हंसी अब भी उनके कानों में गूंज रही थी और उसके खून भरी आंखों का भयानक दृश्य उनकी पलकों के अंदर छप चुका था। हादसे के बाद दोनों दोस्त मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। वे आगरा पहुंचे, लेकिन उनका काम अधूरा रह गया। डर, थकावट और सदमे ने उन्हें इस कदर जकड़ लिया था कि वे सामान्य बातचीत भी नहीं कर पा रहे थे। वापस दिल्ली आने के बाद आतंक शुरू हुआ। पहले कुछ हफ्तों तक अमन सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। उसकी नींद पूरी तरह से उड़ गई थी। जैसे ही वो आंखें बंद करता, उसे वही भयानक चेहरा और वो ठंडक महसूस होती। वो अक्सर आधी रात को चिल्लाता हुआ उठता, पसीने से तरबतर। आंखें खोलते ही उसे लगता कि वो सफेद साड़ी वाली औरत कमरे के किसी कोने में खड़ी है, उसे घूर रही है। उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसका व्यवहार बदल गया। वो चुपचाप रहने लगा, किसी से बात नहीं करता, और उसे हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे है, उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही है। प्रशांत ने अमन को सामान्य करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुद भी डर के साए में जी रहा था। उसे गाड़ी में बैठने से डर लगता था, यहां तक कि रात में घर से बाहर निकलने से भी उसे सिहरन होती थी। उसे खासकर अपनी एसयूवी से घृणा होने लगी थी। उसे लगता था कि पिछली सीट पर अभी भी उस औरत की बर्फीली उपस्थिति बाकी है। एक दिन जब अमन का व्यवहार हिंसक होने लगा और वो शीशे में खुद को देखकर चीखने लगा, प्रशांत समझ गया कि ये मामला अब केवल मनोवैज्ञानिक नहीं रहा। ये एक आध्यात्मिक संकट था जिसे सामान्य तरीकों से ठीक नहीं किया जा सकता था। प्रशांत ने हिम्मत जुटाई और शहर के एक दूर दराज इलाके में रहने वाले एक जाने माने तांत्रिक, जिन्हें लोग बाबा कहते थे, उनसे संपर्क किया। बाबा अपनी सादगी और आध्यात्मिक शक्तियों के लिए जाने जाते थे। जब प्रशांत और एक बेसुध सा अमन बाबा के पास पहुंचे, तो बाबा ने उन्हें देखते ही कहा, तुम लोग एक ऐसी आत्मा के शिकंजे में हो जो रास्ते से जुड़ी है। ये आत्मा भटक रही है और अब इसने तुम्हारा रास्ता पकड़ लिया है। प्रशांत ने बाबा को पूरी कहानी सुनाई।
हाईवे, सफेद साड़ी, गायब होना और आखिरी भयानक हंसी। बाबा ने लंबी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी भारी आवाज में बोलना शुरू किया, बेटे, ये कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है। ये आत्मा उस हाईवे से बंधी हुई है। ये एक दुर्घटना का शिकार हुई थी जब वो अपने घर पहुंचने की आखिरी कोशिश कर रही थी। इसकी इच्छा अधूरी रह गई। इसे पथभ्रष्ट पिचासिनी कहते हैं। ये आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती जो इसे अनदेखा कर दे, लेकिन जो कोई दया करके या जिज्ञासावश रुकता है, ये इसे अपना साथी बना लेती है। इसे लगता है कि तुम इसे इसकी मंजिल तक पहुंचा सकते हो, और जब तुम भाग जाते हो तो ये तुम्हें कभी माफ नहीं करती। बाबा ने कहा कि अमन की हालत ज्यादा खराब है क्योंकि उसी ने ही औरत को लिफ्ट देने का फैसला किया था और वो आत्मा अब उसी के जहन में बस गई है। एक ही तरीका है, बाबा ने चेतावनी दी, तुम्हें वापस उसी हाईवे पर जाना होगा। प्रशांत का दिल धक से रह गया। वापस उसी जगह पर? हाँ, लेकिन इस बार हम उस आत्मा को शांति देंगे। ये खतरनाक हो सकता है, बहुत खतरनाक। वो आत्मा तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुम सफल हो गए तो तुम आजाद हो जाओगे। बाबा ने उन्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने और अगली अमावस्या की रात को उसी स्थान पर पहुंचने का आदेश दिया। अगली अमावस्या की रात प्रशांत, अमन, जो अब डरा हुआ और बुत बन चुका था, वे तीनों उसी दिल्ली आगरा हाईवे पर पहुंचे। हाईवे पर सन्नाटा और भी गहरा था, मानो पिछली घटना के बाद से ही वहां हवा जम गई हो। बाबा ने गाड़ी वहीं पार्क करने को कहा जहां उन्होंने पहली बार औरत को देखा था। बाबा ने गाड़ी से दूर सड़क के किनारे एक छोटा सा घेरा बनाया। उन्होंने धूप, चंदन और विशेष हवन सामग्री से एक छोटा हवन कुंड तैयार किया। उन्होंने प्रशांत को अमन के साथ वहीं बैठने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, घबराना मत और अपनी आंखें बंद रखना। पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, वरना उसका वार सीधा होगा। तांत्रिक बाबा ने मंत्र उच्चारण शुरू किया। उनकी आवाज तेज, गंभीर और शक्तिशाली थी, जिसने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। जैसे जैसे मंत्रों की गति बढ़ी, वातावरण में अजीब बदलाव आने शुरू हो गए। सबसे पहले ठंडक लौटी। ये इतनी तेज थी कि उनकी सांसों से धुआं निकलने लगा। प्रशांत ने अमन का हाथ पकड़ा, जो बर्फ जैसा ठंडा था। फिर तेज हवा चलने लगी। ये हवा गाड़ी और पेड़ों के बीच से गुजरती हुई एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। आग की लपटें बेकाबू होकर झूमने लगी। बाबा के चेहरे पर पसीना आ रहा था, लेकिन वो पूरी एकाग्रता से मंत्र पढ़ते रहे। तभी उन्हें एक चीख सुनाई दी। ये उस रात की हंसी से भी ज्यादा डरावनी थी। ये पीड़ा, क्रोध और निराशा से भरी एक लंबी भयानक चीख थी। ये चीख उनके चारों ओर घूम रही थी, कभी दाईं ओर से, कभी बाईं ओर से, मानो कोई उन्हें छूने की कोशिश कर रहा हो। अमन जोर से कांपने लगा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से केवल दबी हुई आवाजें निकल रही थीं। प्रशांत ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और बाबा के मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। तभी उसे लगा जैसे किसी का बर्फीला हाथ उसके कंधे पर रखा गया हो। उसके शरीर में बिजली का एक झटका लगा। उसने डर के मारे चीखना चाहा, लेकिन आवाज उसके गले में ही फंस गई। ठीक उसी पल बाबा ने अपने मंत्रों को अंतिम और सबसे शक्तिशाली स्वर दिया। हवन कुंड की आग तेजी से भड़की और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे कुछ जल रहा हो, लेकिन लकड़ी नहीं। चीख अचानक थम गई। ठंडक धीरे धीरे कम होने लगी। हवा शांत हो गई। बाबा ने लंबी सांस ली और कहा, शांति। उन्होंने आंखें खोलीं और प्रशांत की ओर देखा, जो अभी भी सदमे में था। बाबा ने कहा, ये आत्मा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तड़प रही थी। अब इसे थोड़ी शांति मिली है, लेकिन याद रखना प्रशांत, ये हाईवे इसका घर है, इससे दूर रहना। अमन की हालत थोड़ी सुधरी थी। उसकी आंखें पहले से ज्यादा शांत थीं और उसने प्रशांत का हाथ हल्के से दबाया। उन्हें लगा कि वे उस भयानक अनुभव से बचकर निकल आए हैं। 6. प्रशांत का अकेला सफर और पीछा। अगले कुछ महीनों तक जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया। अमन की मानसिक स्थिति में सुधार आया, लेकिन वो फिर कभी अपनी पुरानी हंसी और ऊर्जा को वापस नहीं कर सका। वे दोनों अब हर रात उस हाईवे के नाम से कांप उठते थे। इसी बीच प्रशांत को अपनी नौकरी के सिलसिले में आगरा में स्थायी रूप से शिफ्ट होने का प्रस्ताव मिला। वो अनिच्छुक था, लेकिन ये उसके करियर के लिए जरूरी था। उसने तय किया कि वो कभी रात में सफर नहीं करेगा और हवाई जहाज या ट्रेन से जाएगा। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जरूरी सामान और कागजात के साथ उसे अपनी कार से ही आगरा के लिए निकलना पड़ा। वो दिन में निकला, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो अंधेरा होने से पहले आगरा पहुंच जाए।
लेकिन दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक और अप्रत्याशित देरी के कारण जैसे जैसे सूरज ढला, प्रशांत को डर लगने लगा। जब वो हाईवे के उस बदनाम खंड पर पहुंचा, तब अंधेरा पूरी तरह से छा चुका था। प्रशांत ने हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया। उसने खुद को बार बार समझाया कि बाबा ने आत्मा को शांत कर दिया है, सब ठीक है, सब खत्म हो गया है, वो खुद से कह रहा था। लेकिन उसी पल उसे फिर वही बर्फीली ठंडक महसूस हुई। इस बार ये अचानक नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे रेंगते हुए उसकी गाड़ी के अंदर प्रवेश कर रही थी। प्रशांत ने हेडलाइट्स को तेजी से ब्लिंक किया, लेकिन सड़क के किनारे जहां पहले वो औरत खड़ी थी, वहां कुछ भी नहीं था। ये मेरा भ्रम है, उसने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। तभी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। प्रशांत ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ लिया, लेकिन उसे लगा जैसे गाड़ी पर उसका नियंत्रण नहीं रहा। गाड़ी की स्पीड खुद ब खुद धीमी होने लगी। प्रशांत ने एक्सीलरेटर को दबाया, लेकिन गाड़ी धीमे होती रही, मानो कोई अदृश्य शक्ति ब्रेक लगा रही हो। क्या क्या हो रहा है? उसकी आवाज लड़खड़ा गई। गाड़ी बेकाबू होकर धीरे धीरे सड़क के किनारे एक सुनसान जगह पर रुक गई। इंजन बंद हो गया। प्रशांत ने उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन से सिर्फ एक धीमी बेजान खरखराहट आई। प्रशांत को लगा कि उसके सिर पर कोई हथौड़ा मार रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। तभी उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट वाली आवाज आई, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? यह आवाज पिछली सीट से नहीं, बल्कि सीधे उसके कान के पास से आई थी, जैसे कोई उसके कंधे पर झुककर बोल रहा हो। प्रशांत जोर से चीखा। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखों के सामने पिछली सीट पर वो औरत बैठी थी। इस बार उसका रूप पहले से ज्यादा स्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें वही लाल और खाली थी। उसका चेहरा उदास था, लेकिन अब उसमें एक गहरी निराशा थी। तुम फिर आ गई? प्रशांत ने लगभग रोते हुए पूछा। मुझे मेरी मंजिल तक जाना है, उसने दर्द भरी आवाज में कहा, जो अब कम डरावनी लेकिन अधिक दुखी लग रही थी। तुमने मुझे पहली बार छोड़ा, तुम्हें मुझे अब लेकर जाना होगा। मैं क्या करूं? तुम क्या चाहती हो? प्रशांत ने हिम्मत जुटाकर पूछा। औरत ने अपने हाथ कांपते हुए आगे बढ़ाए और स्टीयरिंग व्हील की ओर इशारा किया। उसका स्पर्श बर्फीला और हल्का था, लेकिन प्रशांत को लगा जैसे किसी ने उसे जंजीरों में जकड़ लिया हो। गाड़ी चलाओ, रास्ता मैं दिखाऊंगी, उसने आदेश दिया। मंजिल का रहस्य उद्घाटन। प्रशांत पूरी तरह से वश में आ चुका था। उसने कांपते हाथों से चाबी घुमाई और इंजन, जो एक सेकंड पहले मरा हुआ था, तुरंत स्टार्ट हो गया। उसने धीरे धीरे गाड़ी को हाईवे पर वापस लाया, लेकिन इस बार वो सड़क पर नहीं चल रहे थे। औरत के इशारे पर अमन ने एक पतली अंधेरी पगडंडी पर गाड़ी मोड़ दी, जिसके दोनों ओर घने विकृत पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं। ये रास्ता हाईवे से पूरी तरह कटा हुआ था, मानो किसी और आयाम में प्रवेश कर गया हो। प्रशांत को लगा जैसे वो किसी भूल भुलैया में है। रास्ता सुनसान था, चांद की रोशनी भी पेड़ों के पत्तों से छनकर नहीं आ पा रही थी। ये कौन सा रास्ता है? हम कहाँ जा रहे हैं? प्रशांत ने पूछा। मेरा घर, औरत ने फुसफुसाया। मुझे वहां पहुंचना था, उससे पहले ही। प्रशांत को समझ में आया कि बाबा सही थे। यह आत्मा अपनी अंतिम यात्रा पूरी करना चाहती थी। लगभग 10 मिनट तक वे उस डरावनी पगडंडी पर चलते रहे। फिर आगे एक छोटी सी खुली जगह आई। वहां एक पुराना टूटा फूटा मकान खड़ा था। उसकी दीवारें ढह चुकी थीं, छत पर काई जमी थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। ये जगह भयानक और उदास थी, जैसे समय ने इसे बरसों पहले छोड़ दिया हो। गाड़ी उस मकान के सामने रुक गई। औरत ने सीट से उठकर उस बर्फीली महक को पीछे छोड़ते हुए दरवाजा खोला। जाने से पहले वो रुकी और प्रशांत की ओर मुड़ी। उसकी लाल आंखों में इस बार भयानक गुस्सा नहीं था, बल्कि एक क्षणिक गहरी शांति थी। धन्यवाद, उसने धीमी आवाज में कहा। फिर वो उस टूटे फूटे मकान की ओर कदम बढ़ाने लगी। जैसे जैसे वो दरवाजे के पास पहुंची, उसकी सफेद साड़ी और आकृति धुंधली होती गई, और अंत में जब वो दहलीज पर पहुंची तो वो पूरी तरह हवा में विलीन हो गई। प्रशांत ने उस जगह को एकटक देखता रहा जहां वो अभी अभी खड़ी थी। वातावरण में ठंडक तेजी से कम होने लगी और उसे लगा कि उसके सीने से एक भारी वजन हट गया है। उसने गहरी सांस ली और गाड़ी को वापस मोड़ा। उस रात के बाद प्रशांत को एक अजीब सी संतुष्टि थी कि उसने उस आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचाया था। अंतहीन सिलसिला। प्रशांत सुरक्षित वापस आ गया। उसने अमन को इस दूसरी मुलाकात के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसे लगा कि वो आत्मा अब शांत हो चुकी है और दोनों दोस्त अब आजाद हैं। वो आगरा में बस गया और अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। कई महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा।
प्रशांत ने अपनी भयानक यादों को दबा दिया और अमन भी लगभग ठीक हो चुका था। लेकिन उस आत्मा की कहानी इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं थी। एक रात प्रशांत अपने आगरा वाले नए घर में सो रहा था। आधी रात को उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अमन का नाम देखकर उसे कुछ अजीब लगा। इतनी रात को अमन क्यों फोन कर रहा है? उसने फोन उठाया। अमन की आवाज, जो महीनों से शांत थी, अब भयानक डर से भरी हुई थी। प्रशांत, तूने फिर से उस हाईवे पर सफर किया था? सच बता। नहीं, मैं नहीं गया। क्या हुआ? प्रशांत के दिल की धड़कन बढ़ गई। अमन ने रोते हुए बताया, वो वापस आ गई है, मेरे सपनों में। प्रशांत को ठंडक का एहसास हुआ, भले ही वो दिल्ली से हजारों मील दूर था। वो क्या कह रही है? प्रशांत ने कांपते हुए पूछा। अमन की आवाज धीमी हो गई, जैसे कोई उसके पास फुसफुसा रहा हो। वो कह रही है, तुमने सिर्फ एक हिस्सा पूरा किया, अब दूसरा हिस्सा बाकी है। तुम दोनों ने मुझे देखा है, तुम दोनों ने मुझे छूने की हिम्मत की है। तुम अब मेरे साथ चलोगे, हाईवे पर वापस आओ। अमन, शांत हो जाओ, ये सिर्फ एक बुरा सपना है, प्रशांत ने कहा, लेकिन उसे पता था कि वो झूठ बोल रहा है। नहीं प्रशांत, ये सपना नहीं है, अमन चिल्लाया। उसने मुझसे पूछा, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? और अब वो रोज पूछती है। मुझे लगता है कि बाबा का अनुष्ठान केवल उसे कुछ देर की राहत दे पाया था। वो आत्मा अभी भी हाईवे पर भटक रही है और वो जानती है कि तुम अब आगरा में हो, उसके रास्ते के और करीब। प्रशांत को एहसास हुआ कि कुछ चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। आत्माएं सिर्फ शांति नहीं चाहती, वो अपने साथ उन लोगों को भी लेके जाना चाहती हैं जिन्होंने उनके दर्द को देख लिया है। दिल्ली आगरा हाईवे की वो रात उनकी जिंदगी की आखिरी डरावनी याद नहीं थी। वो रहस्य जो एक बार शुरू हुआ था, अब उनके जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुका था जिससे वो तभी पूरी तरह छुटकारा नहीं पा सकते थे। हाईवे भले ही एक साधारण सड़क हो, लेकिन उस पर भटकती आत्माएं अपना निशान हमेशा के लिए छोड़ जाती हैं। और अब प्रशांत को पता था कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उस आत्मा ने उसे वापस आने का बुलावा भेजा था और वो जानता था कि इस बुलावे से बचना नामुमकिन है। उस रात जब वो अपनी कार स्टार्ट करके सुनसान हाईवे की ओर बढ़ रहा था, वो जानता था कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है, जहां इंतजार कर रही है